प्यारे विद्यार्थियों, 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आरबीएसई यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पूरा साइंस का सिलेबस है वो इस ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। और मैं रघुवीर सेजू आपको कंप्लीट अध्यायवार कंप्लीट जो 10th का सिलेबस है वो एक एक चैप्टर के हिसाब से पूरा डिस्क्रिप्टिव देने वाला हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो लास्ट एनालिसिस हो, आपका जो लास्ट बोर्ड का पेपर हो, तो साइंस के अंदर 100/100 आप खुद करके आओगे, आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे करके आओगे, कोई किसी टाइप के नंबर कटने के चांसेज नहीं रहेंगे, इतना आपको मैं प्रिपेयर कर लूँगा। तो आज सबसे पहले चलते अपन चैप्टर फर्स्ट की तरफ साइंस में। और साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके, सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने दे ही लिया होगा। और एनसीईआरटी क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस के अंदर अध्यायवार और संपूर्ण विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है और वो भी पूरा का पूरा व्याख्यात्मक मैं दूंगा रघुवीर सेजू सर के द्वारा। यस, तो चलते अपन और आज फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर और चैप्टर में भी चैप्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर कितने नंबर का रहेगा, क्या क्या इसका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसके लिए आपको मैं पूरे सिलेबस में कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये मैं एक अगली क्लास में, है ना, एक अलग पूरा का पूरा सेशन रहेगा तो उसमें मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक रहता है, लेकिन केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो देख करके बिल्कुल भी अपने को घबराना नहीं है। इजी गोइंग है, बिल्कुल एकदम शानदार चलेगा, कोई इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं खूब सारी अपन दैनिक जीवन में देखते भी है। जैसे दूध है और दूध को आप लोग अगर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, कहीं पे भी रख लेते हो तो दूध फट जाता है। और दूध फटता है तो उसके अंदर का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाता है। भोजन करते अपन, भोजन करने के बाद में जब भोजन का बॉडी के अंदर पाचन होता है तो उसका भी अंदर रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है। कोयले को जलाते हो, जलने पर राख बनती है, तो कोयले को जलने पर राख या फिर लकड़ी के जलाने पर राख या कागज के जलाने पर राख बनती है, तो उसके अंदर का रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है। हम श्वास लेते तो ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन शरीर में जाकर के ग्लूकोज को तोड़ती है और ग्लूकोज जब टूटता है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ये खूब सारी शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक प्रक्रम होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन? सिंपल मैं समझाने की अगर कोशिश करूं, जैसे एक नॉर्मल अपने पास में कागज है और नॉर्मल कागज के अपन अगर टुकड़े कर देते हैं तो कागज के टुकड़े करने पर कागज का आकार चेंज हो जाता है, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक पत्थर के ऊपर आपने हथौड़ा मारा तो पत्थर टूट जाएगा, पत्थर का आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन पत्थर के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो भी तो पत्थर का ही टुकड़ा होगा। तो जब तक किसी पदार्थ के अंदर के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका आकार बदल जाए, उसका ऊपर का रूप बदल जाए, लेकिन जब तक अंदर के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या क्या है? तो भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे एक लोहा चुंबक से जाकर के जैसे चिपकता है, तो जो लोहा चुंबक से चिपका है उस लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते, लेकिन जैसे ही लोहे से चुंबक को हटाते हैं तो उस लोहे के अंदर चुंबक के गुण फिर खत्म हो जाते हैं। ये एक भौतिक परिवर्तन था। अमोनियम क्लोराइड जिसको अपन नवशादर कहते हैं, उसको आप रखोगे तो पड़ा पड़ा वो ठोस अवस्था से गैस में बदल जाता है, लेकिन उसी गैस को जब अपन ठंडी करते हैं, संघनित करते हैं, तो वो गैस वापस ठोस अवस्था के नवशादर में अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है। ये भौतिक परिवर्तन है ना। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार आयतन में परिवर्तन होता है लेकिन उसके अंदर के मूलभूत गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसे? जैसे दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन गया, आप दही को वापस दूध में रूपांतरित नहीं कर सकते,
है ना, दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का सेकंड एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगेगा तो उसके अंदर का कंपोजिशन, उसके अंदर का संगठन चेंज हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन को अपन पकाते हैं, या फिर फल पकते हैं, या फिर लोहे पर जंग लगते हैं, या फिर कोई भी पदार्थ है जो पड़ा पड़ा सड़ जाता है, अंगूर सड़ जाते हैं, या फिर अल्कोहल बनता है, किण्वन प्रक्रिया होती है। ये सारे के सारे प्रक्रम रासायनिक परिक्रम होते हैं ना। तो आप लोग बिल्कुल आज से नीट एंड क्लीन न्यू कॉपी स्टार्ट कर दो, और साइंस के साथ में आप लोग नोट करो चैप्टर फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यस, फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसमें जो टॉपिक आता है वो है भौतिक परिवर्तन। हेडिंग आप नोट करो, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, परिभाषित करो आप लोग, इसको नोट करो। तो लिखो आप, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आयतन, रंग, आकार, आयतन, रंग में परिवर्तन होता है। आकार, आयतन, रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ के मूल गुणों में, लेकिन पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन, मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ गया, भौतिक परिवर्तन को परिभाषित करके इसके उदाहरण लिखिए। तो नॉर्मल आपने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिख दी। अब उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण लिखने के लिए आप हमेशा ब्लैक पेन का यूज करोगे, और ये ब्लैक पेन, और आपने लिखा यहाँ पे उदाहरण। उदाहरण के अंदर, उदाहरण में पॉइंट वाइज लिखोगे। तो जैसे मैं फर्स्ट उदाहरण दे रहा हूं, तो फर्स्ट उदाहरण के अंदर आप लिखोगे, फर्स्ट जो होता है वो है धातुओं का आकार परिवर्तन। जैसे लोहा स्टूल बना हुआ था, आपने फैक्ट्री में भेजा, और लोहे का जो स्टूल था उसे कुर्सी बन करके आ गई। तो धातुओं का आकार परिवर्तन करना। अब सोना है, कुछ भी आभूषण बनाया हुआ था, आप सोनी जी को वो सोना दे देते हो, तो सोनी जी उस सोने का आकार बदल करके कोई दूसरा आभूषण बना देते। तो ये सोने का केवल आकार परिवर्तन हुआ, सोने के अंदर के गुण थोड़ी ना बदले, तो ये केवल एक भौतिक परिवर्तन है। तो अपन फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, सोने का आकार बदलना। सोने का आकार बदलना, धातुओं का आकार बदलना, ये भी लिख सकते हो। सोना नहीं लिख करके धातुओं का आकार बदलना, ये लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल आप लिखोगे, नवशादर का ऊर्ध्वपातन। नवशादर एक पदार्थ है, नवशादर, जिसका फॉर्मूला है NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। तो नवशादर का ऊर्ध्वपातन, क्या लिखोगे, नवशादर का ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया भी भौतिक परिवर्तन में आती है। तीसरा एग्जाम्पल अपन यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, जैसे कांच का टूटना। कांच अगर टूटेगा तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो भी तो कांच ही होंगे, उनका आकार बदल रहा है, लेकिन अंदर के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो थर्ड है कांच का टूटना। कांच का टूटना, कांच के टूटने के साथ में लकड़ी को काटना, कागज को फाड़ना, ये सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो यहाँ पे कांच टूटना है, कांच टूटने के साथ में मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती पिघलना, मोमबत्ती जब पिघलती है तो मोमबत्ती के पिघलने की प्रक्रिया भी भौतिक परिवर्तन में शामिल होती है। तो मोमबत्ती पिघलना, कांच का टूटना, नवशादर का ऊर्ध्वपातन होना, सोने का आकार बदलना, लोहे का चुंबकित होना, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, लोहे का चुंबकित होना। लोहे का चुंबकित होना,
लोहे का चुंबकित होना, ये सारे के सारे प्रोसेस भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। आपने इस चैप्टर को अच्छे से देख लिया होगा। ये जो टॉपिक था अपने पास में, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में जब भी प्रश्न आ जाए भौतिक परिवर्तन क्या है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। लिखोगे ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आयतन, रंग में परिवर्तन होता है लेकिन पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, सोने का आकार बदलना, या फिर नवशादर का ऊर्ध्वपातन, कांच का टूटना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे का चुंबकित होना। कई बार यह प्रश्न आता है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी ठोस पदार्थ जिसको अपन गर्म करें तो वो ठोस अवस्था से सीधा गैस में चला जाए, और गैस को वापस ठंडा करो तो गैस वापस ठोस में आ जाए। बीच में जो द्रव अवस्था है वो बीच में एब्सेंट होती है। ठोस से गैस, गैस से वापस ठोस, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में, और गैस अवस्था को संघनित करने पर पुनः ठोस अवस्था प्राप्त होती हो, तो ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, खत्म। यस, अगला पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि जो भौतिक परिवर्तन है उसके क्या क्या गुण होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको भी पूछते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो ये हमेशा उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। उत्कर्मणीय का मतलब जो अभिकारक है उससे उत्पाद बनेगा, और उत्पाद से वापस अभिकारक बनेगा। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। भौतिक परिवर्तन हमेशा एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन के गुण पूछे जाते हैं। तो अगली आप हेडिंग नोट करोगे, भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुणों के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यह परिवर्तन सदैव अस्थायी होता है। यह परिवर्तन सदैव अस्थायी होता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। थर्ड पॉइंट अपन कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो थर्ड पॉइंट, यह उत्कर्मणीय, यह उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता है, सदैव अस्थायी परिवर्तन होता है, एक ही उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। तो ये मोटे मोटे इसके 3 गुण पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, तो लेकर के चलते हैं। यस, आप इन चीजों को नोट करते जाओ, और आपके पास में जो क्लास है आप इसमें ऐप में कंट्रोल भी कर सकते हो। इसकी स्पीड कम करना, स्पीड ज्यादा करना, ये सब आप कर सकते हो। तो और ज्यादातर कोशिश ये करो कि मोबाइल जो है उसको खड़ा नहीं रख करके ऐसे लैंडस्केप रखा करो, है ना, क्षैतिज रखा करो, तो उसमें क्लास देखने में भी आपको आसानी रहती है। और कोई भी डाउट हो तो आप वापस कॉल करके भी पूछ सकते हो। बाकी डाउट रहेगा ही नहीं, पूरी क्लासों को बहुत अच्छे से मैं इजी गोइंग और कम स्पीड के अंदर, ऐसा नहीं है कि 10th का बच्चा और मैं, है ना, कोई शताब्दी एक्सप्रेस की तरह या वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह इतनी स्पीड से पढ़ा हूँ, वो भी नहीं है। एकदम इजी गोइंग आप लोग इसको पढ़ भी रहे हो। यस, अगला आप हेडिंग नोट करोगी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अंग्रेज इसको कहते हैं केमिकल चेंज। आपने परिभाषा के लिए हेडिंग डाली और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर दी। अब इसकी परिभाषा, रासायनिक परिवर्तन है क्या, तो सिंपल मैं कुछ उदाहरण दूं अगर, तो जैसे भोजन का पाचन होना, तो भोजन जब पच जाएगा तो पचने के बाद मल का निर्माण भी होगा, शरीर में ऊर्जा के रूप में कुछ ग्लूकोज भी जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उन सबको मिलाकर के वापस कंप्लीट भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर से उसका रसायन चेंज हो गया। अंगूर को काफी दिनों तक रख लो तो अंगूर पड़े पड़े सड़ जाते हैं। अंगूर का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर किण्वित भी होते हैं, अंगूर सड़ते हैं तब उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, और जब अंगूर का किण्वन होता है तो अंगूर के किण्वन से अल्कोहल बनता है।
वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे के अंदर के गुण चेंज हो जाते हैं, उसका आकार, आयतन, रंग, गंध, अंदर के गुण तक भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल भी है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, है ना। तो आप लोग हेडिंग नोट करो नेक्स्ट में, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा में अपन लिखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल शॉर्ट परिभाषा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण बदलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब पूछा जाता है तो इसके कुछ अपन एग्जाम्पल नोट करेंगे। तो आप लिखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, कुछ इसके उदाहरण। एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। कम से कम आपको 4 उदाहरण याद रखने। दूसरा, मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो उससे ऊष्मा निकलती है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो उसे राख बनती है, और राख के साथ साथ में खूब सारी ऊष्मा, प्रकाश ये भी उत्पन्न होता है। तो मोमबत्ती, कोयले का जलना, लकड़ियों का जलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, अंगूर का किण्वन होना, दूध से दही का निर्माण होना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नोट करवा रहा हूं। फर्स्ट, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा एग्जाम्पल ये आप लिखोगे, अंगूर का किण्वन होना। अंगूर ना, अंगूर के अंदर किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो अंगूर का किण्वित होना। अंगूर का किण्वित होना। अंगूर जब सड़ जाता है तो सड़ने की प्रक्रिया को किण्वित कहते हैं, और जब अंगूर सड़ता है तो उसमें से अल्कोहल बनता है, तो अंगूर का किण्वन होना या अंगूर का किण्वित होना। थर्ड एग्जाम्पल अपन लिखते हैं यहां पर, लकड़ी, उसके साथ में कोयला, मोमबत्ती। मोमबत्ती पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती, लकड़ी, कोयला, इन सभी का जलना। इसके साथ में चौथा अपन लिख सकते हैं, भोजन का पाचन होना ना। भोजन का पाचन होता है, या फिर दूध से दही बनता है, तो नेक्स्ट भोजन का पाचन होना। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होना। भोजन के पाचन के साथ नेक्स्ट अपन प्रोसेस लिख सकते हैं कि भोजन के पाचन के साथ साथ में दूध से दही का निर्माण होना, या फिर फलों का पकना, ये सब इसी में शामिल होते हैं। तो दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण, या फिर कच्चे फलों का पकना। कच्चे फलों का पकना, कच्चे फलों का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कई बार रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण भी पूछ लेते हैं कि जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बन गया या दूध फट गया, तो ये परमानेंट चेंज होते हैं, यानी कि ये परिवर्तन सारे स्थायी परिवर्तन होते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बना तो कुछ तो बना है ना, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अच्छा, ये परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या मतलब? अनुत्क्रमणीय का मतलब जो पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुणों पे अपन चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण, तो गुणों में फर्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि यह स्थायी परिवर्तन होता है। यह स्थायी परिवर्तन होता है, यह स्थायी परिवर्तन होता है। एक तो इसका गुण ये हो जाएगा। दूसरा गुण ये कहता है कि यह परिवर्तन हमेशा एक दिशा में चल करके खत्म हो जाता है।
मतलब इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है और ये हमेशा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो सेकंड पॉइंट, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो भौतिक परिवर्तन है उसकी जगह रासायनिक परिवर्तन तो एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। बस इसके 3 ही गुण चेंज आपको नोट करने हैं। तो परिवर्तन की परिभाषा, उसके साथ उदाहरण और उदाहरण के साथ में गुण, ये आपका जो एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको दे रखे हैं और ये आपके यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद खूब सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल जब देखने को मिलते हैं तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल होता है एक मैग्नीशियम की रिबन होती है और वो अपना आकार चेंज करती है, या फिर मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको जब जलाते हैं तो उसमें कुछ चूर्ण का निर्माण होता है। ऐसा करके आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो एग्जाम्पल के अंदर मैग्नीशियम का दहन ना, तो ये भी दे रखा है। लेकिन प्रश्न दे रखा है कि मैग्नीशियम का जब दहन करते हैं, मैग्नीशियम ना दहन में पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं तो अगला एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है, मैग्नीशियम का दहन। रियल में देखा जाए तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम का जब अपन दहन करते हैं तो मैग्नीशियम की एक नॉर्मल एक पट्टी होती है और उसका जब अपन दहन करते हैं तो मैग्नीशियम की पट्टी को दहन करने से पहले मैग्नीशियम की जो रिबन है, पट्टी है, उसको साफ करना पड़ता है। उसका कारण है कि मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, ये मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक इसका 12 है और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282 है और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉनों का ये उत्सर्जन करता है, यहां से त्याग करता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता थोड़ी सी ज्यादा होती है और क्रियाशीलता ज्यादा होने के साथ मैग्नीशियम दूसरी गैसों के साथ अभिक्रिया भी करता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम के सल्फाइड बन जाते हैं। तो मैग्नीशियम की क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं रह सकता। क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये वायुमंडलीय गैसों के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर अशुद्धियों की एक परत बना लेता है और मैग्नीशियम के ऊपर जब अशुद्धियों की परत बन जाती है तो इस मैग्नीशियम की जैसे पट्टी है, ये एक मैग्नीशियम की पतली सी ये पट्टी है, तो इस मैग्नीशियम की पट्टी को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम शुद्ध नहीं होता, इसके साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर कुछ अशुद्धियां आकर के चिपक जाती है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम की छड़ को जलाने से पहले इसको साफ क्यों किया जाता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे मैग्नीशियम क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये वायुमंडलीय गैसों के साथ अभिक्रिया करके एक अशुद्धियों की परत बना लेती है। इसे जलाने से पहले इन अशुद्धियों को साफ करना आवश्यक होता है। बस ये सिंपल सा इसका आंसर होता है। तो मैग्नीशियम की रिबन है उसको जब अपन वायु में दहन करवाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है और उसको अलग करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल एक डायग्राम भी अपने सिलेबस में है और वो डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है। एक नॉर्मल छोटा सा बर्नर है और इस बर्नर के नीचे की तरफ स्टैंड लगा हुआ है, इस हिसाब से ना ये स्टैंड लगा हुआ है और इसके साथ में यहाँ पे एक गैस का कनेक्शन है, ये नली इसमें दे रखी है, गैस का कनेक्शन है। ऊपर से आप देखोगे तो इसके अंदर से ऐसी यूं आग निकल रही है, ये फ्लेम निकल रही है और इसमें जब मैग्नीशियम की रिबन को ला करके अपन जलाते हैं ना, मैग्नीशियम की रिबन को ला करके जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम की रिबन और इस मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले इस डायग्राम को अपन अगर थोड़ा सा टिल्टेड करके देखें, ऐसे अगर उल्टा करके देखें अपन ना, तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी प्याली अपन रख ले, ऐसे कांच की प्याली रख ले, ऐसे ऐसे कांच की प्याली रख ली और यहाँ पे एक मैग्नीशियम या फिर रिबन है मैग्नीशियम की और इस मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन जलाते हैं तो जलाने से पहले इसको चिमटे से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जल जाएंगे तुम्हारे ना। ये मैग्नीशियम की रिबन, मैग्नीशियम की पट्टी है और इस मैग्नीशियम की पट्टी को जब जलाते हैं तो थोड़ा सा इसको चिमटे से ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ऐसे मैग्नीशियम की रिबन को अपन ने चिमटे से ऐसे पकड़ भी रखा है और पकड़ने के साथ जब ये जलेगी तो ऐसे आकर के इसकी चूर्ण
आकर के नीचे गिरेगी, है ना। ये चूर्ण आकर के इधर इकट्ठी हो रही है और ये चूर्ण पूरी की पूरी इस कांच की प्याली में इकट्ठी हो जाएगी। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की चूर्ण है। तो ये जो पदार्थ है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको अपन MgO कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की चूर्ण बनती है। अब ये प्रक्रम पूरा हो क्या रहा है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम का दहन करने से पहले उस मैग्नीशियम की रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये जो पट्टी दिख रही है ये है मैग्नीशियम की रिबन, मैग्नीशियम की पतली सी पट्टी, और ये है बर्नर जिसका नाम है बुनसेन बर्नर। क्या नाम है? बुनसेन बर्नर। ये बुनसेन बर्नर है जो नॉर्मल आग लगा करके अपन जलाने का काम करे तो बुनसेन बर्नर है। इधर चिमटा है और बुनसेन बर्नर, ये मैग्नीशियम की रिबन है। जब इसको जलाते हैं तो इसके अंदर अपन मैग्नीशियम के चूर्ण को इकट्ठा कर रहे हैं, और मैग्नीशियम के चूर्ण को जब इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड ना प्राप्त होते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा था, ये परिवर्तन रियल में देखा जाए तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन जलाते हैं तो मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाया जाता है तो उसके अंदर आप देखोगे, है ना, तो उसमें से खूब सारे एकदम प्रकाश के साथ में तेज रोशनी भी निकलती है। और ये मैग्नीशियम की रिबन है, इसको जलाते हैं तो ये ऑक्साइड के ऊपर अशुद्धियों की परत बना लेती है, जिसको साफ करना जरूरी होता है। ओके, और इसमें जो चूर्ण बनती है वो सफेद कलर की होती है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में भी इंडिकेट होता है। एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम की जो चूर्ण बनती है वो एकदम व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट सफेद कलर की यहाँ पर चूर्ण बनती है ना। तो ये छोटा सा प्रक्रम है, जैसा पढ़ा है आप इसको नोट कर लो। ओके, यस। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगला जो प्रोसेस आपके सिलेबस में दे रखा है ना, उस प्रोसेस के अंदर भी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्लास को आप लोग लिखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को, क्लास को स्टॉप कर लो, ताकि आप अच्छे से, बीच में हम घूमते भी रहेंगे, इधर उधर भी आएंगे तो आपको दिक्कत होती है। तो आप जैसे ही मैं बोलूँगा इसको लिखो तो आप लोग क्लास को स्टॉप करके और जो भी स्क्रीन पर पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लो ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपके लिए आरामदायक भी रहेगा। एक और प्रोसेस आपके सिलेबस में दे रखा है रासायनिक परिवर्तन में, जिसमें जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में होती है। तो उसको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक दूसरा एग्जाम्पल और है अभिक्रियाओं के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या, तो उसको देखोगे तो उसमें है जिंक चूर्ण की दानेदार जिंक चूर्ण है, जिंक है ना, इसके छोटे छोटे दाने हैं। तो दानेदार जिंक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये सेकंड एग्जांपल है। सीधा प्रश्न आता है दानेदार जिंक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो अभिक्रिया कैसी होती है, क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है, इसको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूं। हर टॉपिक को समझने से पहले इसके डायग्राम अगर है तो डायग्राम जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करते जाओगे। और रिएक्शन से पहले मैं डायग्राम इसका नोट कर रहा हूँ। तो डायग्राम के लिए एक कॉनिकल फ्लास्क है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसे ही बनाओगे और कॉनिकल फ्लास्क के नीचे का बॉटम तल ऐसे बनाओगे, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो भी सकता है। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, या फिर इसको थोड़ा सा अपन अगर कम कर्व दे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसा बना दो तो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये कॉनिकल फ्लास्क। और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर की तरफ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसको ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे दिखाओगे। ये अंदर की तरफ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, अंदर की तरफ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। और इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर की तरफ छोटे छोटे दानेदार जिंक के टुकड़े भी है। तो अंदर की तरफ जिंक के टुकड़े को मैं ब्लैक डॉट से दिखा देता हूं। ये अंदर की तरफ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक के टुकड़े हैं। अब इसको अपन जब नामकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे शंक्वाकार फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क। ये खुद जो उपकरण है इसका नाम है शंक्वाकार फ्लास्क। अंदर की तरफ भरा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु
सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अपन फॉर्मूला लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अंदर की तरफ दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, दानेदार जिंक चूर्ण अंदर डाली गई है, तो ये दानेदार जिंक चूर्ण है जिसका फॉर्मूला नॉर्मल Zn लिखा जाता है, Zn, ये जिंक है। जैसे ही जिंक के टुकड़ों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाले जाते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यहाँ से गैस निकलती है बाहर की तरफ और वो गैस हाइड्रोजन गैस रहती है, ये H2 गैस है। इस H2 गैस को अच्छे से बाहर निकालने के लिए ऊपर की तरफ एक कॉर्क का टुकड़ा लगा देते हैं, ऐसे कॉर्क का टुकड़ा लगा देते हैं, इसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट, और इस कॉर्क के टुकड़े के बीच में से होकर के एक नली बाहर निकाल देते हैं, ऐसे करके बीच में से एक ट्यूब बाहर निकालते हैं। तो इस ट्यूब में से होकर के हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती रहती है और ऊपर की तरफ ये जो टुकड़ा लगा हुआ है इसको अपन कॉर्क का टुकड़ा कहते हैं, ये कॉर्क का टुकड़ा लगा हुआ है और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती रहती है। अंदर एक कांच की नली लगी हुई है। अब इस पूरे प्रक्रम में प्रश्न क्या आता है, तो प्रश्न आता है दानेदार जिंक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का प्रारूप, है ना, कि आपको एक डायग्राम बनाना है, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी होती है। तो ये तो इसका चित्र हो गया। चित्र के साथ में जब इसकी अभिक्रिया पूछी जाती है, जब इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, तो रिएक्शन को आप अच्छे से देखोगे कैसे लिखी जाती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले जिंक चूर्ण, ये जिंक का फॉर्मूला लिखोगे Zn। लिखने का तरीका यही रहना चाहिए, Z कैपिटल जाएगा, N छोटा लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, ये H2 नीचे लिखोगे, H कंप्लीट लिखोगे, SO4 ये S कैपिटल, O कैपिटल और 4 नीचे लिखोगे। ये लिखने का एकदम बेस्ट तरीका है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, H को छोटा लिखते हैं, क्या भाई O को छोटा लिखते हैं, लेकिन ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। जिंक की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ होती है तो इस अभिक्रिया के अंदर मैं तीर का निशान आगे दे रहा हूं, लेकिन इसको मैं वापस नीचे लिख रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो अभिक्रिया जैसी होगी तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है, जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो इसमें जो उत्पाद बनता है, इस उत्पाद में बनेगा यहां पर ZnSO4 प्लस यहां से बनेगी हाइड्रोजन गैस। ऐसे करके आप इसको नोट डाउन करोगे, ये इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया है। और कोशिश ये करना कि हर पदार्थ के नीचे उसका नाम भी लिखो, Zn के नीचे जिंक लिखना, H2SO4 के नीचे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना, ZnSO4 के नीचे जिंक सल्फेट लिखोगे और H2 के नीचे हाइड्रोजन लिखोगे। मैं वैसे लिख करके सभी को दिखा देता हूं। तो Zn के नीचे अपन लिखेंगे यहां पर जिंक, H2SO4 के नीचे लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां पे जो ZnSO4 है इसके नीचे लिखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और H2 के नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के कोष्ठक में ऐसे करके तीर ऊपर करोगे तो सामने समझ जाएगा कि ये गैस है और गैस वातावरण में निकल जाती है। ये दूसरा परिवर्तन है और ये परिवर्तन पूरा का पूरा एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब अभिक्रिया होती है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर भी निकलती है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में कुछ और भी गुण आते हैं, जिसमें अवस्था परिवर्तित होती है, रंग परिवर्तित होता है, गैस का निकास भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, तापमान में चेंज भी होता है। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन और अपन देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के दौरान होती है। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान सबसे फर्स्ट में गैसों उत्सर्जन या गैसों का निकास होता है। अभी अपन ने देखा जैसे रिएक्शन हो रही थी Zn की, ये Zn इसकी रिएक्शन हो रही थी H2SO4 के साथ में, और जैसे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जिसमें अपन ने तीर ऊपर करके दिखाया था। तो यहाँ पर गैसों का उत्सर्जन होता है। रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन
होता है। रंग में परिवर्तन के साथ में अवस्था परिवर्तन भी होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। चौथा जो प्रोसेस है उसमें तापमान में भी परिवर्तन होता है ना, जो टेम्परेचर है वो परिवर्तित होते हैं। कई बार अभिक्रिया में तापमान यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, कई बार ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो तापमान में भी परिवर्तन होते हैं, तापमान में परिवर्तन होते हैं। और तापमान में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाएं फिर दो प्रकार की होती है। अगर हाथ पे आप इत्र डाल दो, हाथ पे पेट्रोल डाल दो, तो थोड़ी देर में हाथ आपको ठंडा लगेगा। कारण उस पेट्रोल को उड़ने के लिए कुछ ऊष्मा चाहिए थी, जो आपके हाथ की जो ऊष्मा है उसने उसको ली, खुद उड़ गया और हाथ हो गया ठंडा। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। आप हाथ पे थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ डाल दो और उसमें पानी डाल दो तो हाथ गर्म महसूस होगा, कारण उस सर्फ ने ऊष्मा को छोड़ा है। तो जब अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो तापमान के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अगर तापमान के अंदर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तो इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दो टाइप की है, एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एक होती है ऊष्मा शोषी और दूसरी होती है ऊष्मा क्षेपी। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन ने समझाने की कोशिश की है ना। और समझाने के बाद में अगला पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रोसेस, रासायनिक समीकरण। प्रश्न आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। एकदम सिंपल प्रोसेस है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। इतना जो प्रोसेस अपन ने बोला ये एक शब्दों में बोला है, लेकिन सामने वाले को अगर शॉर्ट एंड स्वीट समझाना है तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखोगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखोगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनते उसको कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, बनने वाले पदार्थों को जब प्रतीक के रूप में, सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। परिभाषा क्या है रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और निर्मित होने वाले पदार्थों को जब प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा अपन लिखते हैं, रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा निर्मित होने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा निर्मित होने वाले पदार्थों को प्रतीक तथा अणुसूत्र द्वारा, प्रतीक तथा अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना, प्रतीक तथा अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो बिल्कुल अपन ने सिंपल इसको परिभाषित किया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले और निर्मित होने वाले पदार्थों को एक प्रतीक और अणुसूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करना, इसी को अपन नाम देते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कैसे, अभी अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे जिंक
ना, जिंक। तो जिंक का अपन Zn प्रतीक लिख रही है। इसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो रही थी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में ZnSO4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस वातावरण में निकल जाती है। ये जब अभिक्रिया होती है तो इसमें जो भाग ले रहे पदार्थ, इन भाग लेने वाले पदार्थों में Zn और H2SO4 है। इन पदार्थों को अपन कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, या इनको कहते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक कहते हैं या इनको रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे जो पदार्थ निर्मित हो रहे हैं, तो निर्मित होने वाले पदार्थों के अंदर H2SO4 की जगह ZnSO4 और H2 है। तो निर्मित होने वाले जो पदार्थ है इनको कहते हैं उत्पाद या इनको कहते हैं प्रोडक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और निर्मित होने वाले पदार्थों को अणु सूत्र द्वारा, प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ गई होगी चीजें ना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और निर्मित होने वाले पदार्थों को प्रतीक और अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना, ना, रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंबल एंड मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये जो चीजें होती हैं इसको अपन रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखोगे? ये भी अच्छा प्रश्न है। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है या रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो ये प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। रासायनिक समीकरण, तो अगला पॉइंट आप लिखोगे अगली नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, जब भी मैं आगे चला जाता हूं फिर आप दिक्कत है, सर आप आगे चले गए, हम पीछे रह गए। नहीं, क्लास को आप रोकिए, आराम से उसको देखिए, फिर आप लोग आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, अभी खूब टाइम पड़ा है और अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग आप नोट करो, रासायनिक समीकरण को लिखना, कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना। जब भी कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसमें जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको संक्षिप्त रूप में नोट किया जाता है ना। मैग्नीशियम, तो पूरा मैग्नीशियम ऐसे नहीं लिखना पड़ता है। मैग्नीशियम है तो उसका केवल प्रतीक लिख दो, है ना। मैग्नीशियम, जैसे किसी भी पदार्थ को लिखना है तो रिएक्शन के अंदर जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को ऐसे लिखोगे Mg। अच्छा, यहां भी लिखने में बच्चे गलती करते हैं, मैग्नीशियम को लिखने को कहो, लिखते ऐसे है। ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मिलीग्राम लिखा हुआ है। मैग्नीशियम वो है, प्रतीक जब भी लिखते हो, आपने 9th में पढ़ा भी, प्रतीक लिखते हो तो उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। अब ये दोनों ही स्मॉल लिखे हुए, इसका मतलब ये गलत है लिखने का तरीका और ये तरीका सही है। तो रासायनिक प्रतीकों के रूप में जब भी समीकरणों को लिखा होता है तो लिखने के लिए आप जब भी इनको लिखते हो तो लिखने के तरीके के अंदर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को लिखा, इसके साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है तो इसको भी छोटे से प्रतीक से लिखा और रिएक्शन के बाद आपने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को जब भी लिखते हो तो इनको छोटे से प्रतीक से निरूपित किया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण है तो H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं, ये 2HCl का निर्माण हो गया। तो जब भी समीकरण लिखा जाता है तो समीकरण के अंदर अक्षरों को जब भी लिखते हैं तो अक्षर हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट लिखे जाते हैं, बीच में एरो का निशान भी लगाते हैं। जो अभिकारक लिख रहे हो वो अभिकारक अगर दो है तो दोनों के बीच में आप प्लस लगाओगे, ऐसे कॉमा नहीं लगाओगे ना, कॉमा नहीं लगा करके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। कई बार अभिक्रिया के अंदर, जैसे ये पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस पदार्थ को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए अपन त्रिभुज का चिन्ह लगाते हैं, है ना, हीट को दिखाता है, ये हीट है, इस पदार्थ को गर्म किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूटेगा, तो टूटने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं वो दो है और दो उत्पाद है तो उनके बीच में कोमा नहीं लगा करके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो रासायनिक समीकरण को जब भी लिखते हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद संख्या में अगर दो है तो बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो, तीर लगाया जाता है। इस एरो का जो पूंछ है वो हमेशा अभिकारक की तरफ और इस तीर का जो सिर भाग है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होगा। खत्म। ये रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका रहता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के अंदर फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अभिकारक तथा
उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते, तीर का निशान लगाते। सेकंड पॉइंट कहता है तीर का सिर भाग, हेड पार्ट, सिर भाग हमेशा उत्पाद की तरफ होता है, हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है अभिकारक एवं अभिकारक या अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या अधिक होने पर, संख्या अधिक होने पर, इनके होने पर इनके बीच प्लस का साइन लगाते, प्लस का चिन्ह लगाते, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिसमें किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, ये लिखने का तरीका है। इसी ढांचे के अंदर समीकरण को लिखा जाता है। लिखते हो तो अभिकारक अलग होगा, उत्पाद अलग होगा, बीच में तीर आएगा, एरो रहेगा, और अभिकारक 2-3 है तो बीच में कॉमा नहीं लगा करके प्लस का साइन लगाते हैं। ये समीकरण लिखने का जो तरीका है उसको अपन लिख रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक समीकरण का इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण क्यों लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखने होते हैं, ये सारी चीजें भी यहाँ पे अपने को नोट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आप नोट करो रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है इस रेस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो रासायनिक समीकरण जब भी लिखा जाता है तो वो रासायनिक समीकरण अपने को उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, निर्मित होने वाले पदार्थों की पूरी जानकारी देता है। अभिक्रिया में उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है उसकी भी जानकारी देता है। अच्छा, अगली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें निर्मित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है वो हमेशा भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा की हमेशा बराबर होती है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अगर 5 किलोग्राम अभिकारक है तो उसमें निर्मित होने वाला जो उत्पाद है वो भी 5 किलोग्राम होगा। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो अपन नष्ट कर सकते और न उसे निर्मित कर सकते। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद की मात्रा हमेशा बराबर रहती है, और इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो कुल द्रव्यमान है वो कुल द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। अभिक्रिया में पदार्थ को न तो अपन नष्ट कर सकते न उसको निर्मित करते, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, या तो ये पॉइंट पूछा जाता है या प्रश्न आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो इसी के अंदर आप नोट करोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की मात्रा सदैव संरक्षित रहती है, मात्रा सदैव संरक्षित रहती है, जिसमें द्रव्यमान का न तो सृजन
एवं न ही विनाश होता है। द्रव्यमान का न ही सृजन एवं न ही विनाश होता है, अर्थात उत्पादों की कुल मात्रा सदैव अभिकारकों के समान होती है। उत्पादों की कुल मात्रा सदैव अभिकारकों के समान होती है और इसी को नाम दिया जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बता दूं मैं, हालांकि आपके 10th में नहीं दे रखा है, ये जो नियम है ये सबसे पहले दिया था लेवोशिए ने। साइंटिस्ट का नाम है लेवोशिए और इस लेवोशिए वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इनको रसायन शास्त्र का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। याद रखोगे आपकी जानकारी के लिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेवोशिए नाम है जिन्होंने ये नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो अभिकारक और उत्पाद बराबर होने चाहिए, कभी भी कम ज्यादा होती नहीं है। अभिकारक जितना होगा उत्पाद भी उतना ही होगा, तो इसको द्रव्यमान संरक्षण के नाम से जानते हैं। रिएक्शन जब भी लिखी जाती है, जैसे H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके HCl का निर्माण कर रहे हैं। अब इस अभिक्रिया को आप देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन उधर की तरफ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो ये तो अभिक्रिया संतुलित है ही नहीं, और संतुलित नहीं होती है तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं कंकाली समीकरण। समीकरण तो है लेकिन केवल कंकाली समीकरण है, इसकी स्केलेटन इक्वेशन है। लेकिन इसको जब बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 आगे लगाओगे, पीछे नहीं लगाओगे। क्लोरीन 2 है, उधर देखो क्लोरीन 2 हो चुका है, तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद की मात्रा हमेशा बराबर होती है और इसी को अपन नाम देते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक इसका महत्व रहता है जिसको अपन द्रव्यमान संरक्षण के नाम से जानते भी है। इसमें खूब सारी अभिक्रियाएं हैं जिनको अपन बैलेंस करके भी लिखते हैं, तो खूब सारे एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट इसी में दे रहा हूँ जिनको आप बैलेंस करके मेरे को जस्ट बताओगे। और समीकरण जैसे लिख लेता हूँ, आप लोग है ना वीडियो को, क्लास को आप लोग स्टॉप करोगे और फिर उसको बैठ करके आप इसको बैलेंस करोगे, फिर बताओगे मेरे को। यस, आपने इसको नोट कर लिया है। उसके बाद में कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं अभिक्रिया दे रहा हूँ। यस, अभिक्रियाओं के अंदर पहली अभिक्रिया Fe प्लस H2O। अभिक्रिया जैसे ही होती है तो अभिक्रिया में बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये एक अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया नाइट्रोजन रिएक्शन करती है हाइड्रोजन के साथ और बनता है यहाँ पर NH3 का निर्माण हो रहा है। तीसरी अभिक्रिया दे रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O यानी कि जल का निर्माण कर रहे हैं। चौथी अभिक्रिया के अंदर बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला है BaCl2 प्लस इसकी अभिक्रिया हो रही है सोडियम सल्फेट के साथ। अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया के अंदर बनता है बेरियम सल्फेट प्लस बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया दे रखी। ये सिंपल 4 अभिक्रियाएं मैंने दी है, आप इनको लिख करके और थोड़ी सी क्लास को स्टॉप करके इनको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते हैं सिंपल थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे अभिक्रिया के अंदर देखो, इधर आयरन आपको 1 दिख रहा है लेकिन इसमें देखो Fe आपको 3 दिख रहा है, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो 3 करने के लिए इसको ऐसे 3 लिखा आपने, यस ये Fe3 हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो पीछे 4 नहीं लिखना, पीछे 4 लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत। तो आपको यहां पर आगे 4 लिखना पड़ेगा। ये आगे 4 लिखा तो ये ऑक्सीजन 4, उधर ऑक्सीजन 4। अच्छा, इधर देखो हाइड्रोजन 8 है, क्योंकि 4 का 2 से गुणा, जोड़ना नहीं है गुणा करना, तो 4 का 2 से गुणा 8 हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन 2 ही है तो इसके आगे लिखोगे 4। अभी अभिक्रिया पूरी बैलेंस हो गई। और इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपने जो जो कुछ भी लिखाया है, आपने लगाया, उनके ऊपर आप ऐसे बाउंड कर लोगे। ये 3 आपने लिखा है, 4 आपने लिखा है, यहां पे 4 आपने लिखा है,
जो भी बैलेंस करने के लिए आपने संख्या लगाई है उनके ऊपर आप थोड़ा सा अलग कर लो ताकि सामने वाला अच्छे से जज कर सके। खत्म। इस अभिक्रिया को देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है जबकि उधर नाइट्रोजन तो 1 ही है। ये दिख रही है नाइट्रोजन 1 है तो इसके आगे आपने 2 लगा दिया। ओके, नाइट्रोजन 2, उधर नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 6 पड़ी है, 3 का 2 से गुणा 6, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इसके आगे लगा दो 3, तो ये यहां से हाइड्रोजन 6 हो गया और इधर से नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। खत्म है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहां पे आप देखोगे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, उधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे 2 लगाओगे। यहां 2 लगाए तो हाइड्रोजन 4 हो गया है, यहां पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 आगे लगाओगे। ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। खत्म। इस अभिक्रिया में देखो बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन 1 पड़ा है, NaCl के आगे 1 पड़ा है, इधर Na2SO4 में Na2 है, उधर Na1 पड़ा है, तो इसके आगे लगाओगे 2। ये 2 लगा करके आपने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया तो वहां 2Na और Cl भी 2 हो गए। बाकी यहाँ पे बेरियम 1 है, उधर भी बेरियम 1 है, इधर सल्फेट पूरा 1 है, उधर सल्फेट पूरा 1 है। अभिक्रिया बैलेंस हो गई। बस ये अभिक्रिया बैलेंस करने का सिंपल है, कुछ भी इतना कोई ज्यादा भारी कोई भरकम साइंस कुछ भी नहीं है। ये आज की क्लास थी जिसमें अपन ने खूब सारे टॉपिकों को देखा भी है। क्या क्या देखा है यहाँ से आप लोग देख लीजिए। पूरा जो 10th का सिलेबस है NCERT के अंदर एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, कहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा वादा है ना। सेजू सर से आपने पढ़ लिया तो कोई 10th में आपको दिक्कत आने दूंगा ही नहीं। और इन क्लासों को आप लोग जितना अपने दोस्तों के साथ बताओगे तो उनको भी फायदा होगा, तो जितना हो सके आप लोग उन बच्चों को भी बताने की कोशिश करें, जो आपके क्लासमेट हैं उनको भी बताएं। पूरे इस अभिक्रियाओं के अंदर अपन ने भौतिक परिवर्तन, उसके कुछ उदाहरण देखे, फिर भौतिक परिवर्तन के कुछ गुणों को भी देखा, ये भौतिक परिवर्तन के गुण, उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल और रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण, उसके बाद में कुछ उदाहरण अपने सिलेबस में दे रखे हैं, तो मैग्नीशियम का दहन, उसके साथ में दानेदार जिंक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन जब भी होते हैं तो उसके दौरान कुछ अभिक्रियाएं होती है, तो उसको भी अपन ने नोट किया है। फिर रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, उसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये भी देखा। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या रहता है, इन चीजों को भी देखा आपने। और लास्ट में है रासायनिक समीकरण का क्या महत्व रहता है, तो उसमें समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे आता है, और ये समीकरणों को अपन ने संतुलित किया है। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि समीकरणों को संतुलित करने के लिए अपन जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लगाओ, उधर 3 लगाओ, ये 4 लगाओ, ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम देते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि है उसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, आप लोग भी इसको लिखोगे। रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से, कौन सी विधि? हिट, हिंदी में लिख दूं मैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि से, विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, और इस हिट एंड ट्रायल विधि से समीकरणों को संतुलित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। हिट आपने कहीं पे चोट मारी, फिर आपने उसका ट्रायल देखा, हिट एंड ट्रायल मेथड, इस हिट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये समीकरणों को लिखने का, उनके महत्व के रेस्पेक्ट में एक छोटी सी क्लास थी जिसको आपने अच्छे से देखा, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।